Hello everyone. Today we are going to see our next topic in the chapter of force and laws of motion. Okay. In our previous class we have already covered impulse. So our next topic is conservation of momentum. So conservation of momentum होता है क्या? Let's understand by their statement. It states that if the net force on an isolated system is zero, then momentum of system is conserved. Okay. अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है. तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है. सिस्टम बेसिकली वो है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? सिस्टम. आइसोलेट का मीनिंग क्या होता है कि ना तो उस सिस्टम के अंदर कुछ ऐड हो सकता है और ना ही उस सिस्टम से कुछ बाहर जा सकता है. तो उस सिस्टम को आप क्या बोलते हो? आइसोलेटेड सिस्टम. ओके. मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई दो बॉल है, ये M1, ये मान लो M2. M1 मूव कर रही है U1 से और M2 मूव कर रही है U2 से. इनको मैं स्टडी कर रहा हूं तो ये मेरा क्या बन चुका है? एक सिस्टम. और ये कैसा सिस्टम है आपका? आइसोलेटेड सिस्टम है. मतलब ना तो इस सिस्टम से कुछ बाहर जा सकता है और ना ही इसके अंदर कुछ एंटर कर सकता है. ठीक है. इन सिस्टम को आप क्या बोलते हो? आइसोलेटेड सिस्टम. ठीक है. अगर इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा. आप बोल सकते हो जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का वो किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम के बराबर होगा. ये एस किसके लिए लिखा है हमने? सिस्टम के लिए लिखा है. ठीक है. तो ये छोटा सी हमारी स्टेटमेंट है किसकी? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. अब पहले हम इसको प्रूफ करते हैं. ओके भाई, हमने पढ़ा था बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ नेट इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी. अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो मैं क्या लिखूंगा? नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम डिवाइड बाय डेल्टा टी. अगर इफ द नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज जीरो, अगर मान लो किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो मैं उसको लिख सकता हूं कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जीरो के बराबर होगा. तो जब डेल्टा टी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा इधर. तो क्या बचा मेरे पास? डेल्टा पी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो. और डेल्टा पी होता क्या? चेंज इन मोमेंटम. मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. इस चीज को मैं लिख सकता हूं फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. तो ये हमारी बेसिकली एक स्टेटमेंट थी और उसका फिजिकल मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि वो स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है कि अगर किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा तो आपके उस मोमेंटम का उस सिस्टम के मोमेंटम कंजर्व होगा. ओके. तो इसको हम लोग समझते हैं बाय अनदर एग्जांपल. देखो मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई दो बॉल है. ये बॉल मान लो M1 है और एक दूसरी बॉल है M2. M1 मूव कर रही है U1 से और M2 मूव कर रही है U2 से. इसको हमने क्या बोल दिया? मेरे पास क्या एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है. और मैंने बोल दिया कि U1 इज ग्रेटर देन U2. मतलब अगर U1 ज्यादा होगा U2 से तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इससे कोलाइड करेगा. ओके. तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन, जब दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो दोनों उस टाइम पे कांटेक्ट में आ जाएंगे. ये एक इंस्टेंटेनियस है. मतलब एक मोमेंट के लिए ऐसा होगा खाली कि ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा. ये फोर्स किस पे लगा? 2 पे. किसने लगाया? 1 ने लगाया. और ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो फोर्स ऑन 1/2. ठीक है. तो ये एक स्टेज होगी एट द टाइम ऑफ कोलिजन. जब कोलिजन होगा तो ऐसा कुछ हो रहा होगा. आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन ओवर हो जाएगा तो हमारी जो M1 वाली बॉल है वो मूव करेगी V1 से और जो M2 वाली बॉल है वो मूव कर रही है मान लो कितने से? V2 से. ओके. तो आपने तीनों स्टेज देखे. ये एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन. ठीक है. आप क्या देख रहे हो? इस सिस्टम को देखते हैं हम लोग कि इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? जीरो.
क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये कैसे फोर्स है, मेरे एक्शन रिएक्शन फोर्स है। अगर ये फोर्स प्लस का है तो ये फोर्स माइनस का है सेम अमाउंट में। तो मैं लिख सकता हूं इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है मेरा 0, और F21 किसके बराबर है, माइनस टाइम्स F12 के बराबर है। अगर ये फोर्स प्लस का है तो ये फोर्स माइनस का है, मतलब नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखते हैं, हमने पढ़ा था कि सेकेंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, फोर्स जिस बॉडी के ऊपर लगता है मोमेंटम भी उसी बॉडी का चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स किस पे लगा, 2 पे लगा, तो क्या लिखूंगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2, क्योंकि फोर्स लगा किस पे, 2 पे, तो मोमेंटम भी 2 का चेंज होगा, डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी वो टाइम इंटरवल है जब तक कि फोर्स एक्ट कर रहा है। अब देखते हैं इसको, ये क्या होगा, फोर्स ऑन 1 बाय 2, तो मोमेंटम में किसका चेंज होगा, 1 का चेंज होगा, डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया। डेल्टा टी बेसिकली वो टाइम है जब तक ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अगर जब तक ये कांटेक्ट में रहेंगे जब तक तो फोर्स लगेगा इनके ऊपर। ओके, तो अगेन ये डेल्टा टी एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर मेरी जो 2 बॉल है, जो बॉल M2 है, अगर वो इनिशियली मूव कर रही थी U2 से, तो जो इसका मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम, ये I किसके लिए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ 2, वो किसके बराबर होगा मेरे पास, M2 U2। और फाइनली ये बॉल मूव कर रही है कितने से, फाइनल मोमेंटम F ऑफ 2 वो कितने से मूव कर रही है, V2 से। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या चुका है, फाइनल मोमेंटम ऑफ 2। ऐसे हम लोग लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ 1 का इनिशियल मोमेंटम क्या है, M1 U1, और जो इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम होगा 1 का, वो क्या होगा, मतलब फाइनली ये बॉल कितने से मूव कर रहा है, M1 से, सॉरी V1 से मूव कर रहा है, तो मोमेंटम क्या हुआ इसका, M1 V1। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2 वाले का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, M2 V2 माइनस M2 U2। ये तो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ 2, इनिशियल ये था, फाइनल ये हो गया 2 वाले का। इसको देखते हैं हम लोग एक बार, चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1, तो इनिशियल मोमेंटम ये था 1 वाले का, फाइनल ये हो गया, तो क्या लिखूंगा, सॉरी सही, इसे क्या लिखूंगा मैं, M1 V1 माइनस M1 U1। अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इधर नेगेटिव है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो M2 V2 प्लस M1 V1, ये नेगेटिव है, उधर आके प्लस का हो जाएगा, M2 U2 प्लस M1 U1। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना है इनिशियली, तो इनिशियली ये वाली बॉल मूव कर रही है, ये वाली बॉल मूव कर रही है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, M1 U1। इनिशियली इसका मोमेंटम ये था इस बॉल का, सिस्टम का क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरे पास, M1 U1 M2 U2, ये मेरे पास बेसिकली क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके, और देखो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या हो गया, M1 V1 प्लस M2 V2। अब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, M1 V1 प्लस M2 V2, ये मेरे पास आ चुका है फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अगेन आपने क्या देखा कि यहां पे भी आपका जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है एक्ट कर रहा है। तो एक बात आप याद रखना, अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम कंजर्व होगा। और एक बात याद रखनी है कि कोलिजन के टाइम हमेशा मोमेंटम कंजर्व होता है, कोलिजन के टाइम। अब हम लोग ना कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। देखो, अब हमें बोला गया है एक कार ऑफ मास 1500 किलोग्राम ट्रेवलिंग विद 25 मीटर पर सेकेंड कोलाइडिंग विद अनदर कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड इन सेम डायरेक्शन। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते जाओ और समझते जाओ। मान लो ये मेरे पास कोई कार है, इसको मैंने बोल दिया ए, ये मेरे पास दूसरी कार है, ये मेरे पास कार बी है, ये मूव कर रही है 25 से और ये मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। इसका मास पता है, इसका मास पता है। ओके, अब आगे आफ्टर कोलिजन,
मतलब इनका कोलिजन हुआ, आप देख रहे हो कोलिजन तो होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा इसकी वेलोसिटी कम है। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब अब जो हमारी कार ए की वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और कार बी की वेलोसिटी आपसे वो पूछ रहा है कि बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, तो मैंने अभी बताया था जब कभी कोलिजन होगा ना तो आपका मोमेंटम कंजर्व होगा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व है। तो क्या बोलूंगा, इस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो इसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम सिस्टम के बराबर होगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या है, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, अगर ये मेरी u1 है तो क्या लिखूंगा m1 u1 प्लस ये मेरे पास क्या है u2 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, मास कितना है इसका 1500 किलोग्राम। ओके, वेलोसिटी कितनी है इसकी 25, इसका मास कितना है 1000 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी कितनी है 15, इसका मास वही 1500 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी 20। ये वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है v2। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको ना सबको डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया इजी करने के लिए। जब इसको मैं 100 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 15 इंटू में 25, यहाँ पे क्या बचेगा 150, यहाँ पे क्या बचेगा 300, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 10 v2। तो इसको आप लिख सकते हो ओके। तो यहां से मेरे पास वेलोसिटी कितना आ गया 75 प्लस 150 225 अपॉन 10, तो कितना है 22 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है ओके आफ्टर कोलिजन। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज two balls A and B of equal mass are moving with 20 meter per second and 10 meter per second in same direction respectively. They get collide after collision. Ball A moving with 10 meter per second, then find the velocity of ball B. अब देखो बोला गया है कि मान लो मेरे पास एक बॉल A है एक बॉल B है, बॉल A मूव कर रही है 20 से और बॉल B मूव कर रही है 10 से। अब इनका कोलिजन होगा, अगेन वेलोसिटी ज्यादा है इसकी, दोनों का डायरेक्शन सेम था बोला है इसमें। अब आफ्टर कोलिजन जो बॉल ए है वो मूव कर रही है 10 से और बॉल बी मूव कर रही है, वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सॉरी ये वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। और बोला गया है कि इन दोनों बॉल का मास फिक्स्ड है, मतलब सेम है, सॉरी अगर इसका मास m है तो इसका मास भी क्या है m है, तो इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो मास ऑफ ए है वो किसके बराबर है मास ऑफ पी के, उस मास को मैंने क्या मान लिया m मान लिया। तो मैं लिख सकता हूं इसको एम ए मतलब m1 इंटू में वेलोसिटी, m2 इंटू में वेलोसिटी, m1 इंटू में v1 प्लस m2 इंटू में v2 जो आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां पे मेरे पास कितना आ गया 20m इंटू प्लस 10m, तो 30m अपॉन में सॉरी माइनस 10m अपॉन में m, वो किसके बराबर हो जाएगा v2 के बराबर होगा, क्योंकि जब ये इधर आया तो माइनस का हो गया। तो फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये देखो 30 में से 10 गया तो 20 बचा, 20m अपॉन में m, तो m से m चला गया तो मेरे पास क्या बचेगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा एक सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बॉल्स A एंड B आर मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अब बॉल मूव करिए अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल गेट स्टिक टुगेदर, फाइंड द कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, अब बोला गया है कि जो हमारे पास ये दो बॉल है, बॉल ए और बॉल बी, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है अपोजिट में और ये मूव कर रही है मान लो इस डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी 20 है, इसकी वेलोसिटी 10 है, और मान लेते हैं कि दोनों का मास सेम है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया है कि जो
जो कंबाइन वेलोसिटी होगी दोनों की वो क्या होगी। तो देखो ये बॉल इस तरफ मूव कर रही है, बॉल इस तरफ मूव कर रही है, और बोला गया दोनों स्टिक कर गई है, मतलब दोनों साथ साथ स्टिक कर गई, एक दूसरे के साथ चिपक गई मतलब, ठीक है। तो दोनों साथ साथ मूव करेंगी, ठीक है। हमने क्या बोला, मान लो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब जो वेलोसिटी बॉल ए की है वही वेलोसिटी बॉल बी की भी है, और उनकी वेलोसिटी कंबाइन वेलोसिटी मान लो क्या है, v। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि अगेन यहाँ पे कोलिजन हुआ है तो आपका मोमेंटम कंजर्व है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, अपनी ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो कि मास कितना है उसका m, ये इनिशियली मूव करी थी 20 से, ये मास कितना है m। और देखो हमने माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब ये वेलोसिटी कैसी है मेरे पास, नेगेटिव। अगर ये वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, और मैंने आपको बताया था जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वो डायरेक्शन किसकी होती है, मोमेंटम की भी होती है। तो इसका मतलब मेरा मोमेंटम भी कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसा है मेरा, ये नेगेटिव, नेगेटिव बाहर आ गया। तो देखो m1 m, ये बॉल ए कितने से मूव कर रहा है, v से, और बॉल बी भी कितने से मूव कर रही है, v से। तो इसको मैं लिख सकता हूं mv प्लस mv, 2mv, 20m माइनस 10m, तो क्या बचा यहाँ पे 10m बचा, ठीक है। तो m से m कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ऐसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन क्या होता है, जब हम लोग गन से फायर करते हैं तो आफ्टर फायरिंग जो हमारी गन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ गन। ओके, तो मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी गन है, ओके। इस गन का जो मास है वो मान लो क्या है, mg, और इसके अंदर मान लो कोई एक बुलेट है, उसका मास मान लो कितना है, mv। ओके, तो होगा क्या, जब हम इसको फायर करेंगे तो जो हमारी, देखो गन के अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है ऐसे अंदर, ठीक है। तो जो हमारी स्प्रिंग है वो किसके ऊपर फोर्स लगाएगी, बुलेट के ऊपर फोर्स लगाएगी, और बदले में जो बुलेट है वो किसके ऊपर फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाएगी, गन के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगेन इस पूरे सिस्टम के ऊपर, अगर इन दोनों को मैं एक सिस्टम मान लूं तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0। मतलब जितना फोर्स लगाएगी बुलेट गन पे उतना ही फोर्स गन बुलेट पे भी लगा रही है। तो इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना है मेरा, 0। अगर नेट फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम जो होता है सिस्टम का वो कंजर्व होता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और वहां से मेरे पास एक इक्वेशन आई थी m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, ये हमारे पास आई थी इक्वेशन बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हमने क्या करा, इस m1 को क्या मान लिया, मतलब हमने फर्स्ट बॉडी को क्या मान लिया, मेरी जो गन है उसको मान लिया मैंने m1, जिसका मास कितना है mg। अब देखो इनिशियली बिफोर फायरिंग जो हमारी गन है वो रेस्ट पे है, ये गन तो मूव कर नहीं रही पहले फायरिंग से पहले, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, बिफोर फायरिंग उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0। ओके, अब जो अंदर बुलेट है उसकी वेलोसिटी भी 0 है। यहाँ पे m2 क्या है, बेसिकली मास ऑफ बुलेट, उसकी वेलोसिटी भी क्या है, 0। ओके, मतलब हमारी जो पूरा सिस्टम है वो रेस्ट पे है अभी। जैसे ही आपने फायर कर दिया, अब जो बुलेट है वो मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद ए वेलोसिटी vb। तो हम क्या बोलेंगे, जो बुलेट है mb जिसका मास है वो मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में vb से, और जो मेरा गन है ओके वो मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में विद ए वेलोसिटी vg। अब ये वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस का। ओके, तो मैं इसको माइनस का vg लिख देता हूं, ओके प्लस, ओके बीच में प्लस का साइन है। तो ये बेसिकली क्या है, mg इंटू में vg, माइनस का है vg यहाँ पे, प्लस mb इंटू में vb। तो जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये तो 0 है। इसको मैं लिख सकता हूँ mg
Vg माइनस का है प्लस Mb Vb, इसको आप इधर लेके आ जाओ तो Mg Vg किसके बराबर आ गया मेरे पास, Mb Vb के बराबर आ गया। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ गन कितना आ गया मेरे पास, Mb Vb अपोन में Mg। तो आपको याद रखना है कि रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन क्या होता है, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन। ये छोटा सा आपको फॉर्मूला याद रखना है। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसी के ऊपर, हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो हमें बोला गया है कि एक बुलेट है जिसका मास कितना है 50 ग्राम। तो मास ऑफ बुलेट कितना है जी 50 ग्राम। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं किलोग्राम में डिवाइडिंग बाय 1000। अब बोला गया है जो बुलेट है वो मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से, और बोला गया है ये आपको वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करना है और मास ऑफ गन गिवन है 2 kg, ठीक है। ये मेरा कुछ गिवन डाटा था। अब पूछ क्या रहा है आपसे Vg। अभी हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ गन क्या होता है, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइड बाय मास ऑफ गन। अब मास ऑफ बुलेट कितना है यहाँ पे 0.05, क्योंकि मास हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए आपका, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 100, मास ऑफ गन कितना है 2। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा यहां से 2.5 मीटर पर सेकेंड, ओके, ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या हो चुका है, वेलोसिटी ऑफ गन आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोग एक ना न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल आपका रह गया था पहले, ये बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब देखो हमें बोला गया है कि ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, कि आपके पास एक बुलेट है जिसका मास कितना है 10 ग्राम, ओके। तो इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किलोग्राम। आगे देखते हैं, इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब जो बुलेट है, देखो फिजिक्स में क्वेश्चन न्यूमेरिकल जब भी होते हैं अच्छे तरीके से जब आप हर एक लाइन को पढ़ो और उसको अंडरस्टैंड करो, इंटरप्रेट करो इजिली, और उसको आप ड्रॉ करते चले जाओ कि इसका मतलब क्या है यार, ठीक है। देखो एक बुलेट है जो मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकंड से, आगे देखते हैं, और डायरेक्शन कैसे है उसकी हॉरिजॉन्टल। इट पेनिट्रेट इन ए वुडन ब्लॉक, मतलब यहाँ पे मान लो कोई एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, और ये बुलेट इस ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट हो गई, मतलब एम्बेडेड हो गई इसके अंदर, धस गई, मतलब सिंपल लैंग्वेज बोल सकते, ठीक है। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन द ब्लॉक, मतलब कि ये जो बुलेट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इनसाइड द ब्लॉक 20 सेंटीमीटर, और फाइनली किस पे आ गई, वो रेस्ट पे आ गई, ओके। अब बोला गया फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, कि बताना है कि इस ब्लॉक ने इस बुलेट के ऊपर कितना फोर्स लगाया, ओके, ये निकालना है आपको। देखो जैसे बुलेट एंटर करेगी तो जो ब्लॉक क्या चाहेगा कि इसकी शेप हमेशा मेंटेन रहे, तो वो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको अपोज करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये डायरेक्शन है फोर्स ऑफ बुलेट बाय द ब्लॉक, ठीक है जी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप देखना कि आपका फोर्स नेगेटिव ही आएगा, ये आपको एरो बता रहा है, ठीक है। अब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा वो हम देखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि फोर्स होता क्या है, मास इनटू में एक्सीलरेशन, और इसको हम कई बार क्या लिखते हैं, एम वी माइनस यू अपॉन में, या अभी हम इसको इसी का यूज करते हैं, ठीक है, मास इनटू में एक्सीलरेशन। अब देखो बुलेट की जो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 100 और यहाँ पे कितनी है 0, तो लगातार उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है, क्योंकि जो ब्लॉक है वो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो वो उसको हमेशा अपोज करता जा रहा है, उसे डीएक्सेलरेट करता जा रहा है, और फाइनली वेलोसिटी क्या होगा 0। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे का जो एक्सेलरेशन है अगर कांस्टेंट है तो उस केस में आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है। तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड का,
कि फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 100, प्लस में 2, एक्सेलेरेशन मुझे फाइंड आउट करना है, और जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो कितना है 20 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। ओके, तो देखो इसको हम जब लिख सकते हैं भाई ये क्या है 10 की पावर 4, ओके, और इसको मैं लिख सकता हूं 2/5 इंटू में a, तो जब इसको आप रीअरेंज करोगे तो कितना आएगा -2.5, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, डिवाइड में चला गया था, 2.5 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन आ चुका है। अब हमें निकालना क्या था, फोर्स। अब देखो जो एक्सेलरेशन है वो किसका है यहाँ पे, बुलेट का, ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो F वो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, तो वो किसके बराबर है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि फोर्स किस पे निकालना है मुझे, बुलेट पे, तो क्या लिखूंगा इसको इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट कितना है मेरे पास 0.01 इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट, वो ये है मेरे पास माइनस 2.5 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 2.5 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, ये होगा 1/100, ये से 2 जीरो से कट जाएगी इससे, तो ये मेरे पास फोर्स किस में आ गया, न्यूटन के अंदर। और आप क्या देख रहे हो, फोर्स कैसा आया, नेगेटिव। नेगेटिव क्या शो करता है, डायरेक्शन। आपको मैं बता चुका हूं कि ये डायरेक्शन नेगेटिव क्यों आ रही है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इसी के ऊपर, देखो इसमें मैं हल्का सा कुछ चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर। जो ये मेरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं आपको डिस्टेंस ना देके टाइम देता कि इतने टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ गई बुलेट, तो हम लोग कैसे अप्रोच करते। देखो मान लेते हैं कि ये कोई ब्लॉक है और ये मेरा बुलेट है, बुलेट मूव कर रही है 100 से, और बोला गया आफ्टर टाइम 0.02 सेकेंड जो बुलेट है वो रेस्ट पे आ गई। ओके, ये मुझे टाइम गिवन है इसमें। ओके, तो अब आपको बताना है कि इस ब्लॉक ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया, ठीक है। अब मुझे गिवन क्या है, देखो पहली बात मास पता है बुलेट का, वो 10 ग्राम है, वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है 100 है, और कितने टाइम के बाद वो रेस्ट पे आ गई मुझे ये पता है, वो 0.02 सेकेंड। अब हमसे फोर्स पूछ रहा है। ओके, सो फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग। अब फोर्स हम निकाल सकते हैं अपने बेसिक फॉर्मूले से। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे पास, v माइनस यू अपॉन में t। अब मास पता है आपको, मास कितना है 0.01, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 100, और टाइम कितना लगा इसको 0.02। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो मेरे पास फोर्स कितना आ जाएगा -50 न्यूटन। ओके, तो अगर आपको टाइम गिवन है तो आप ऐसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन। ओके।